हेलो एवरीबॉडी, मैं एस.के. पांडे। आज हम लोग आधुनिक भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और चर्चा के दरमियान यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस समय काल की महत्वपूर्ण घटना कौन सी है। तो बच्चों, यहाँ पे आज मैं जिस पे चर्चा करने जा रहा हूं वह जो टॉपिक है वह एक तो आपको यह देखना है कि यह आधुनिक भारत से संबंधित यह टॉपिक है। आधुनिक भारत टॉपिक जिस पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह है सांप्रदायवाद। यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी विचारधारा है। अब आज आप भी यह महसूस करते होंगे या समझते होंगे कि प्रतिदिन इससे संबंधित आपको बहुत सारी जो घटनाक्रम है उसे आप देखते भी आते होंगे कि संप्रदायवाद क्या है, इसकी ओरिजिन कहां से है, इसका जन्म कहां से है, जो कम्युनलिज्म कहा जा रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले जो इसमें हम लोग देखेंगे, जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, वह एक तो यह है कि क्या है संप्रदायवाद। दूसरा, इसको यह देखना है कि इसके कारक कौन कौन से हैं, यानी कारण कौन कौन से हैं, कैसे इसका उद्भव हुआ, और उसके बाद इसमें तीसरा जो हम लोगों को ध्यान देना है वह है इसका विकास क्रम, जो हम भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो यहां पे तीन बातों को ध्यान देना है। सबसे पहला कि यह क्या है, इसके कारण क्या है और इसके विकास क्रम किस प्रकार से है। तो बच्चों, यहां पे देखा जाए तो यह जो शब्द है संप्रदायवाद, यह संप्रदाय से तो आप सब परिचित होंगे और उसी संप्रदाय से यह एक नई विचारधारा का जन्म होता है, एक नए सिद्धांत का जन्म होता है। क्योंकि वाद जो भी हैं वह मुख्यतः है क्या। बहुत जगह पे आपने ऐसे शब्द को देखे होंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो गांधीवाद, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, ये सारी चीजों से तो आप परिचित होंगे, सुनते रहे होंगे। तो यह क्या है? वाद एक विचारधारा है, एक सिद्धांत है। तो यह जो शब्द जो है संप्रदायवाद, यानी यह जो विचारधारा जो है यह भारतीय विचारधारा तो नहीं है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। यह यूरोपीय अवधारणा है, यूरोपीय विचारधारा है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जब यह यूरोपीय विचारधारा है तो भारत में फिर एक कैसे आया, और सबसे ज्यादा घटनाएं भारत में क्यों घटित हो रही हैं इसको लेकर। हाल फिलहाल के बहुत सारे घटनाओं को आप देख सकते हैं, सभी क्षेत्रों से संबंधित देख सकते हैं। तो अब इसके लिए इसके जड़ तक जाने की आवश्यकता है। एक और बात मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि संप्रदायवाद के साथ साथ, यानी संप्रदायवाद का विकास भारत में राष्ट्रवाद के साथ साथ दिखाई देता है।
और जैसे जैसे भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता चला जाता है, जैसे जैसे राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत होने लगती हैं, वैसे वैसे संप्रदायवाद का भी विकास देखने को मिलता है। यह बड़ी विडंबना ही है कि जहां भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने का काम किया, क्योंकि भारतीय आंदोलन के दरमियान जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वह उसी बढ़ती हुई राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण ही। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ी दुखद घटना भी घटित हुई कि जहां एक ओर इस राष्ट्रवाद ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, वहीं दूसरी ओर इस संप्रदायवाद ने, जो इसके पैरेलल चल रहा है, उसने भारत को विभाजित किया। अब यहां पे देखा जाए तो विपिन चंद्रा ने भी इसके विषय में बतलाया है कि भारत में संप्रदायवाद उतनी ही पुरानी है जितनी कि ब्रिटिश सभ्यता, जितनी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार जो भारत में शासन कर रही थी। यानी भारतीयों को इस सांप्रदायिकता से परिचय या सांप्रदायिकता की जानकारी उतनी ही है जितनी कि ब्रिटिश सभ्यता, ब्रिटिश साम्राज्य भारत में शासन करना प्रारंभ की। दूसरी चीज मैं एक यहां पे और स्पष्ट करना चाहूंगा कि संप्रदायवाद यह यूरोपीय देन है, हमारी भारतीय देन है नहीं। भारत में धर्म रहे हैं, संप्रदाय रहे हैं, लेकिन संप्रदायवाद नहीं। क्योंकि जैसे जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ, थोड़ा सा मैं यहां पे समय लेना चाहूंगा, क्योंकि राष्ट्रवाद के संदर्भ में हमने बहुत जगहों पे चर्चा भी किया है, उसे आप लोगों ने देखा भी होगा, और पूरे हम लोग यूरोपीय राष्ट्रवाद को भी पढ़े हैं, भारतीय राष्ट्रवाद को भी पढ़े हैं। अब यहां पे जो राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है यह भी यूरोप की है, क्योंकि यूरोप एक लंबी प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा था, और वह जो लंबी प्रक्रिया जो चली वह 14वीं सदी से लेकर हमें 18वीं सदी तक दिखाई देता है, जिसमें पुनर्जागरण, प्रबोधन, उसके साथ ही साथ धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव, तो ये सारी जो घटनाएं यूरोप में जो घटित हो रही थी, इस पुनर्जागरण और प्रबोधन ने यूरोप में यूरोपीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना से परिचित कराया। यूरोप अब छोटे छोटे राष्ट्र में स्थापित होता चला जाता है, और एक राष्ट्र के लिए क्या चाहिए कि एक उसकी भौगोलिक अभिव्यक्ति हो, एक धर्म हो, एक नस्ल हो, एक जाति हो, यानी जो अपनी एक राष्ट्र की पहचान, एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, केंद्रीकृत व्यवस्था। तो वैसे वैसे यूरोप में राष्ट्र बनते चले गए। अब जब भारत में वह ब्रिटिश जब आए, तो भारत में आने के बाद, क्योंकि वे तो यूरोपीय राष्ट्र से परिचित थे और पूरे यूरोपीय राष्ट्रवाद से ग्रसित होता चला जाता है, तो भारत में जब ब्रिटिश आते हैं तो वे भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते। इसलिए आप देखें तो आधुनिक काल तक, राष्ट्रीय आंदोलन तक वे कहां भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किए। वे तो, उनका तो मानना था कि भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, एक बस भूगोल है भारत का, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम,
एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता है। अब क्यों नहीं राष्ट्र हो सकता है? तो यहां पे यह माना गया कि भारत इसलिए राष्ट्र नहीं हो सकता क्योंकि यहां धर्म को लेकर एक नहीं अनेक धर्म हैं, अनेक नस्ल हैं, अनेक क्षेत्र हैं, अनेक जातियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो इस संदर्भ में यूरोपीय लोगों ने यह माना कि भारत तो एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति है, क्योंकि वे उसे यूरोपीय चश्मों से देखना चाहते थे, उसे भारतीय चश्मे से तो वे देख नहीं रहे थे। तो इस संदर्भ में उन्होंने इसे राष्ट्र नहीं माना। अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं संप्रदायवाद की। तो संप्रदायवाद को समझने के लिए मैं फिर थोड़ा पीछे आना चाहूंगा, यानी इसके पहले हमें एक और पहलू पे नजर डालना होगा, वह है धर्म, क्योंकि इसी रिलीजन से संप्रदाय का उद्भव हुआ है। अब धर्म से कैसे संप्रदाय? तो धर्म को देखा जाए तो धर्म को देखें, धर्म के विषय में मुझे नहीं लगता है कि बताने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे धर्म क्या है, धर्म किसे कहेंगे? तो धर्म समझ ही रहे हैं कि धर्म मूलतः है क्या। तो धर्म में स्वभाव, अब मैं उस पर विशेष बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। एक तो धर्म स्वभाव है, जो हमारी धर्म है या कोई भी धर्म हो। दूसरा, जो धर्म में जो बातें कही जाती है वह क्या देखा जाता है? कर्तव्य, कर्तव्य परायण धर्म। तीसरा, धर्म में क्या है? वह है पंथ या संप्रदाय, इसे ही कहते हैं। विभिन्न पंथ, अलग अलग मत, सिद्धांत। और उसके बाद जो चौथी जो है, जो धर्म में हम लोग देखते हैं, तो एक धर्म के लिए और क्या होनी चाहिए? तो एक साधना पद्धति भी होनी चाहिए, यानी चौथा साधना पद्धति। हर धर्म की अपनी साधना पद्धति है, पूजा पाठ के अपने तरीके हैं, सभी धर्मों के हैं। अब इस संदर्भ में स्वभाव, तो धर्म और स्वभाव, धर्म क्या है? स्वभाव है। अब यहां पे आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि स्वभाव से क्या लेना देना है, हमारी स्वभाव वह कैसे धर्म? तो धर्म का अर्थ स्वभाव से भी है, स्वभाव को समाहित किए हुए है। जैसे जल का क्या स्वभाव है? बहना, उदाहरण के तौर पर देखें। पानी का क्या स्वभाव है? ये हवा का क्या स्वभाव है? चलना। आग का क्या स्वभाव है? जलाना। तो यहां पे यह तो कहा जाता है कि आग का धर्म जलाना है, पानी का धर्म बहना है, हवा का धर्म चलना है। तो इस संदर्भ में धर्म का एक अर्थ स्वभाव, यानी हमारी जो धर्म है वह स्वभाव में ही निहित है। दूसरा, धर्म से तात्पर्य कर्तव्य से भी है। सभी धर्म के अपने स्वभाव हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो सभी धर्म के, बौद्ध हो, जैन हो, अपने अपने स्वभाव हैं, अपनी अपनी कर्तव्य है। धर्म से तात्पर्य कर्तव्य से भी है। जैसे कर्तव्य के संदर्भ में देखा जाए तो राज्य धर्म हमेशा चर्चा में रहा है, पढ़ते होंगे पॉलिटी के संदर्भ में भी। तो राज्य का धर्म क्या है? राज्य धर्म यानी एक राज्य का धर्म क्या होना चाहिए? तो एक राज्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए? कि वह सभी धर्मों का आदर करे, सभी व्यक्तियों को एक समान देखे, समानता की बात करे। एक राज्य का यही कर्तव्य है। जैसे पितृधर्म, तो पिता का कर्तव्य, मातृधर्म, माता का कर्तव्य, पत्नी धर्म, पत्नी का क्या कर्तव्य?
पति धर्म, बहुत सारे हैं। तो इस संदर्भ में यह क्या है, कर्तव्य को सूचित करता है, चाहे वह पिता के संदर्भ में हो या माता के संदर्भ में हो, पत्नी के संदर्भ में हो, राष्ट्र के संदर्भ में हो। राष्ट्र धर्म का पालन, कर्तव्य, राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन। तो धर्म क्या है, वह कर्तव्य भी है, यह आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। अब पुलिस का धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है कि आपको सुरक्षा दे, वह उनकी ड्यूटी है। न्यायपालिका का कर्तव्य क्या है, तो वही उसका धर्म है। तो इस संदर्भ में क्या वह कोई रिलीजन से रिलेटेड है, नहीं है। अब इसकी अगर बात की जाए तो यह तो हमें प्राचीन काल से ही दिखाई दे रहा है, चाहे वह महाभारत काल हो, चाहे वह आपको गीता में देख लें, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जिसमें अर्जुन को कृष्ण संबोधित करते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अधर्म की रक्षा करने के लिए ईश्वर का अवतार होता है। इसलिए हे पार्थ, भरत वहां पे कहा जा रहा है किनको, अर्जुन को, कि धनुष उठाओ, यह तुम्हारा कर्तव्य है, यह तुम्हारा धर्म है। तो इस प्रकार से वह कर्तव्य। उसी प्रकार धर्म में आगे चलकर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे पंथ, अलग अलग पंथ यानी मत, अलग अलग विचारधारा, तो अलग अलग संप्रदाय भी होंगे। अब यहां पे देखें तो पंथ या संप्रदाय को लेकर यहां पे दो चीजों को ध्यान में रखना है। जब यह माना जाए कि जो संप्रदाय हैं, जब धार्मिक हित, यानी जब यह माना जाए अलग अलग जब संप्रदाय होंगे तो वह क्या होगा, धार्मिक हित जो होगा वह क्या होगा, भिन्न हो जाएगा। अलग अलग सभी लोगों का धार्मिक हित भी होगा, वह अलग होगा। तो यह संप्रदाय है जब अलग धार्मिक हित हो। लेकिन एक और हित होगा संप्रदाय का, एक तो धार्मिक हित और दूसरा वह क्या होगा, गैर धार्मिक हित। गैर धार्मिक हित, तो धार्मिक हित तो भिन्न होंगे, लेकिन जहां बात की जाए गैर धार्मिक हित की, तो एक संप्रदाय के गैर धार्मिक हित भी क्या होंगे, वह भिन्न नहीं होंगे, भिन्न नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। अब गैर धार्मिक हित क्या है, तो चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो। तो जब यह माना जाता है एक संप्रदाय के द्वारा, जैसे आप देखते हैं भारत के संदर्भ में बात की जाए तो प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व काल में ही अलग अलग संप्रदाय भी स्थापित हुए उसी हिंदू धर्म के अंतर्गत। नई विचारधारा थी जिसमें जैन मत, बौद्ध मत, अपना अपना सिद्धांत है। तो वहां पे क्या है कि उनके धार्मिक हित जो है वह एक नहीं है, वह अलग है। अब हिंदू का धार्मिक हित अलग, ब्राह्मण का धार्मिक हित अलग, जैनियों का धार्मिक हित अलग, बुद्धिस्टों का धार्मिक हित अलग। लेकिन क्या उनके गैर धार्मिक हित भी अलग हैं? तो वह अलग नहीं है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो। यह सभी गैर धार्मिक भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। तो यहां तक तो जो है वह है फर्स्ट फेज संप्रदाय का। भारत में आप देखें तो भारत में लंबे समय काल से सभी संप्रदाय रहते हैं, एक नहीं अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म, लेकिन कभी भी वह संप्रदायवाद की स्थिति में नहीं आता है। अब संप्रदायवाद क्या है? तो संप्रदायवाद है कि धार्मिक हित तो भिन्न है ही, गैर धार्मिक हित भी भिन्न है। और जब यह कॉन्सेप्ट आ जाए कि हमारे धार्मिक हित अलग और हमारे गैर धार्मिक हित भी अलग,
हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी जो हित हैं वह अलग है, एक नहीं है। तो यह कहलाता है संप्रदायवाद। और जब यही एक और स्टेप लेता है और जब यह मानने लगता है कि हमारे धार्मिक हित और गैर धार्मिक हित दोनों ही अलग हैं और दोनों ही एक साथ रह भी नहीं सकते हैं, तो वह है उग्र संप्रदायवाद। और यही उग्र संप्रदायवाद आगे चलकर क्या कर दे रहा है, तो वह भारत को विभाजित कर दे रहा है। तो इस प्रकार से यह हमने देखा कि पहले धर्म से रिलेटेड करके कि क्या है संप्रदाय। तो अब यहां पे संप्रदाय कैसे आए, तो संप्रदाय बहुत सारे हो सकते हैं। संप्रदाय एक मत है, एक विचारधारा है, जिसमें धर्म को लेकर अपने अपने मत होते हैं, अपने अपने सिद्धांत हैं। कोई मूर्ति को पूजा कर रहा है, कोई स्तूप को पूजा कर रहा है, तो अपने अपने अलग अलग मत हैं। तो वह चल सकता है और वह भारत में लंबे समय तक चला भी। गैर धार्मिक हित की जहां तक बात की जाए तो चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, यह माना गया कि यह अलग नहीं हो सकता है, यह भिन्न नहीं हो सकता है। तो इस समय तक जब संप्रदाय हैं तब ये सारी चीजें चल रही थी। अब यहां पे इसको देखा जाए तो भारत में ऐसा क्या हुआ जो संप्रदायवाद जैसी विभत्स शब्दों से हम सबको परिचित होना पड़ा। तो अब यहां पे हम लोग जो देखें तो इसके संदर्भ में अब यह संप्रदायवाद के आखिर कारक क्या थे, इसका उद्भव कैसे होता है, क्यों इसका उद्भव हुआ। अब इसके संदर्भ में यहां पे दो तीन बातों को मैं बताना चाहूंगा। एक तो हमने समझा कि संप्रदाय है क्या, यानी जब धार्मिक हित भिन्न और गैर धार्मिक हित एक ही हो तो वह संप्रदाय। जब यह माना जाने लगे कि धार्मिक हित के साथ साथ गैर धार्मिक हित भी अलग हैं तो वह उग्र संप्रदायवाद। और जब यह माना जाने लगे कि वह दोनों एक साथ रह भी नहीं सकते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए एक दूसरे को समाप्त करने की आवश्यकता है, तब वह विभत्स रूप ले लेता है। और आज हम सब उसी स्टेज में गुजर रहे हैं। अगर देखा जाए तो भारत में आज जो संप्रदायवाद, बहुत सारी घटनाएं हाल फिलहालों में घटित हुई हैं। जब यह माना जाने लगे कि एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करके ही हमारी अस्तित्व, हमारी पहचान बची रह सकती है, तो यह तो विभत्स रूप है। अब इसकी बीज किसने बोई थी, तो ब्रिटिश ने। क्योंकि भारत में लंबे समय काल से एक नहीं अनेकों संप्रदाय रह रहे थे, लेकिन कभी भी संप्रदाय को लेकर, धर्म को लेकर, विचारधारा को लेकर लड़ाइयां नहीं हुई। आप देख सकते हैं अशोक के शासनकाल में, जिसने बहुत बड़े साम्राज्य को कायम किया था, लेकिन जबरन उसने किसी पर अपने धर्म को थोपने की कोशिश नहीं किया, बल्कि उसने धर्म को भी अलग करके एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, और वह था धम्म, जिसका तात्पर्य क्या है, तो सभी धर्मों का सार, यानी सभी धर्मों की अच्छाइयां, तो उसको वह लेकर आता है। तो भारत में तो कभी ऐसी घटनाएं घटित ही नहीं हुई। यूरोप में जरूर हुआ, एक ही धर्म था और वह ईसाईयत, लेकिन जब अलग संप्रदाय के रूप में आए तो खूनी क्रांति हो गई, विभत्स घटना घटित हुई, जिसमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, उसी प्रकार मुस्लिम में देखें तो शिया, सुन्नी हैं संप्रदाय, लेकिन किस प्रकार से वहां पे संघर्ष है। लेकिन भारत में आप देखें तो इस प्रकार से प्राचीन काल में हमें कोई ऐसी संघर्ष नहीं दिखाई देती।
अब ब्रिटिशों ने कुछ तो जानबूझकर और कुछ अनजाने इस संप्रदायवाद को विकसित करने का काम किया। अब देखते हैं हम लोग दूसरे स्टेज में कि भारत में संप्रदायवाद का विकास। भारत में संप्रदायवाद, अब यह जो संप्रदायवाद है यह आपको 3 चरणों में भारत में दिखाई देगा। एक जो 1885 से पूर्व, ये 57 से पूर्व वह भारत में संप्रदाय है। यहां पे क्या है? संप्रदाय है, जहां सभी आपस में रह रहे हैं, किसी से किसी को कोई परेशानी नहीं है। भारत में हिंदुओं ने भी शासन किया, मुस्लिमों ने भी शासन किया, लेकिन कभी उस प्रकार की रक्त रंजित क्रांतियां नहीं हुई। अब उसके बाद एक और देखते हैं, 1857 के बाद, 1857 से अगर देखा जाए तो 1940 तक का समय काल, यह क्या है? यह है उग्र संप्रदायवाद का फेज। उग्र संप्रदायवाद का फेज। और तीसरा जो फेज है वह है 1940 के बाद। यह आपको अलग रूपों में दिखाई देगा। और यही फेज जो है यहां पे आप देखें तो क्या है, 1857 से पूर्व, तो वह हमें दिखाई दे रहा है कि भाई सभी संप्रदाय हैं, सबके अपने अपने धार्मिक हित है, किसी से किसी को कोई टकराव नहीं है। यहां तक हम क्या देख रहे हैं कि अब यह माना जाने लगा कि धार्मिक हित भिन्न, धार्मिक हित भिन्न, गैर धार्मिक हित समान, गैर धार्मिक हित समान, एक समान है। अब यहां पे क्या माना जाने लगा कि दोनों ही भिन्न हैं, दोनों ही भिन्न हैं और एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करके ही एक का अस्तित्व, वर्चस्व कायम रह सकता है। और इसने किस निष्कर्ष पर पहुंचाया? तो जिसकी परिणति विभाजन के रूप में देखी जा सकती है, जिसने भारत को विभाजित करने का काम किया। तो इस प्रकार से यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं, भारत में इस प्रकार से संप्रदायवाद का विकास हो रहा है। अब यहां पे हमने अभी बच्चों दूसरे जो हमने चर्चा किया था कि एक तो क्या है, भारत में किस प्रकार से आया। अब इसके हम लोग देखते हैं कारक पर चर्चा करते हैं कि भारत में संप्रदायवाद के जो कारक हैं वे कारक क्या है। तो भारत में संप्रदायवाद के कारक, यानी भारत में संप्रदायवाद के कारक, तो भारत में संप्रदायवाद के कारक, भारत में संप्रदायवाद को प्रेरित करने वाले कारक, किसने प्रेरणा दिया? या भारत में संप्रदायवाद के कारक ही, संप्रदायवाद के कारक। अब आप देखें तो यह ब्रिटिश की देन, हमने पहले ही बतलाया कि यह कोई हमारी सभ्यता संस्कृति की देन नहीं थी। भारत में पहले से अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग रहते थे, लेकिन यह कहने में गौरवान्वित नहीं किया करते थे कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं। आप एक उदाहरण के तौर पर ही इसे समझें तो अगर किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, आप उसका परिचय पूछते हैं और कोई आपसे यह बोले
कि मैं हिंदू हूं, तो यानी वह किस पे ज्यादा बल दे रहा है? संप्रदाय पे। अगर कोई यह बोले कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं पठान हूं, तो वह किस पे ज्यादा बल दे रहा है? जात पे। यानी अन्य जो बातें हैं उसको वह गौण कर दे रहा है। तो वहां से जातीयतावाद, वहां से संप्रदायवाद, वहां से अगर कोई यह बताए कि मैं यहां का हूं, मैं इस क्षेत्र से संबंधित हूं, तो फिर क्षेत्रीयतावाद, इसी से सब उद्भव हो रहा है। तो इस प्रकार से जो भारत में जो संप्रदायवाद का जो उद्भव होता है, अब अगर इसके पृष्ठभूमि में देखें, इसके कारक के संदर्भ में कि क्या क्या इसके कारण थे, तो सबसे पहले देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई और स्थापित होने के पश्चात अंग्रेजों ने अनजाने में ही पहले संप्रदायवाद को बढ़ावा दे दिया। अब अनजाने में कैसे? तो अनजाने में तो वे सिर्फ संप्रदायवाद को ही बढ़ावा नहीं दिए, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत ने ब्रिटिश को बेखबरी के दौर में जीत लिया। यानी भारत जीतने उतने का हम लोगों का कोई इरादा नहीं था, बस ऐसे ही आए थे व्यापार करने और लगा कि चलो अब व्यापार नहीं किया जाए, इसको अपने अधीन कर लो, तो हमने कर लिया। तो एक तो यह भी विचारधारा हमें यूरोपीय विचारधारा दिखाई देता है, जो हम लोग मॉडर्न इंडिया में चर्चा किए भी हैं, कि अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया। यानी भारत जीतने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप देखें तो पूरे सुनियोजित प्लान से वे भारत को जीतने का काम कर रहे हैं। उसके लिए किस प्रकार से सहायक संधि, उसके लिए किस प्रकार से घेरे की नीति, अधीनस्थ पृथकवाद की नीति वे ला रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई बेखबरी कोहबरी नहीं था। तो खैर वो अलग विषय है। अब यहां पे कैसे अनजाने में बढ़ावा दिया? तो जब भारत ब्रिटिश में आए, ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ, तो उन्होंने 1871 ईस्वी से जनगणना करवाना शुरू किया। अब यह जो जनगणना था, इस जनगणना ने भारत में संप्रदायवाद को विकसित कर दिया, क्योंकि इससे लोगों को अब यह पता चला कि हम अल्पसंख्यक हैं और हम बहुसंख्यक हैं। तो लोगों में एक कुंठा की भावना ग्रहण करने लगी। लोगों को अब डर सताने लगा कि जब अल्पसंख्यक हैं तो फिर हमें बहुसंख्यक होना है, तो जनसंख्या में वृद्धि करो। जो बहुसंख्यक है उसे यह लगने लगा कि अल्पसंख्यक कैसे हमारे ऊपर शासन कर सकता है। तो इसके लिए सांप्रदायिक घटनाएं घटित होने लगी। तो ब्रिटिश इसमें इतना तो माना जा सकता है कि उन्होंने इस उद्देश्य से तो जनगणना नहीं करवाया था, लेकिन इस जनगणना ने अवश्य ही भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिया। तो एक तो हम इसके पृष्ठभूमि में देख रहे हैं। अब इसके उद्भव के कारण क्या हैं? भारत में संप्रदायवाद के कारक, उद्भव के कारक, कैसे भारत में संप्रदायवाद का उद्भव होता है? तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहला देखें तो यहां पे एक बात आपको याद होगा कि जो इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया, इस वर्गीकरण के माध्यम से भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया गया। ये ब्रिटिश चिंतक थे। औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत भारतीय इतिहास लेखन कार्य किया जा रहा है और इस वर्गीकरण करने का काम किसने किया? तो एक ब्रिटिश चिंतक जेम्स मिल ने। अब जेम्स मिल ने किस प्रकार से वर्गीकरण किया? तो जेम्स मिल ने इतिहास का जो वर्गीकरण किया, इसमें यह बतलाया कि भारत का जो इतिहास है वह 3 युगों को बतलाता है।
वह 3 युग कौन कौन सा? तो एक माना गया, यहां पे मैं बता दे रहा हूं, एक माना गया प्राचीन काल, यानी प्राचीन तो वे लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि वे कह रहे हैं एक को हिंदू काल, उसके बाद मुस्लिम काल, और उसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो बच्चों यहां देखें तो यह जो जेम्स मिल का इतिहास को लेकर जो वर्गीकरण था, इस वर्गीकरण में आप देख पाते हैं तो इसे माना गया, इसका टाइम फेज कि प्रारंभ से लेकर और 1206 ईस्वी का जो काल है वह भारत में हिंदू काल है। क्यों? तो इस समय भारत में हिंदुओं ने शासन किया। दूसरा माना गया कि 1206 से लेकर और 1757 तक का जो काल है वह माना गया मुस्लिम काल, कि इसमें मुसलमानों का शासन था। और तीसरा माना गया 1757 से लेकर 1947 तक, इसे ब्रिटिश काल, आधुनिक काल जो कह लें। अब यहां पे यह जो वर्गीकरण है, यह जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, क्या इससे सांप्रदायिकता नहीं बढ़ेगी? तो इस वर्गीकरण से भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, भारतीय समाज को तोड़ने का काम किया गया। और इस प्रकार से यह जेम्स मिल का जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण ने भारत में सांप्रदायिकता में वृद्धि की। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो जो दूसरा यहां जो आप वर्गीकरण देखते हैं, जो इतिहास को लेकर यानी जो बतलाया जा रहा है, तो एक तो आपको यहां पे भारत के संदर्भ में यह बतलाया गया कि जो भारतीय हैं, यानी किस प्रकार से भारत में यहां पे घटनाएं घटित हो रही हैं, इतिहास के वर्गीकरण के माध्यम से उसे हम लोग देख पाए। दूसरा यहां पे आप देखें तो यह भारत में सांप्रदायिकता को और कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके लिए औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है, इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने भी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, अब यह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने कैसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया भाई? तो इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अधीन जब ब्रिटिश का भारत में शासन था, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि क्या है, रोजगार सीमित है, रोजगार सीमित है। अब रोजगार के सीमित साधन हैं इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। कैसे रोजगार के सीमित साधन हैं, और इस रोजगार के सीमित साधन होने से, यह इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के होने से भारत में कैसे सांप्रदायिकता को बल मिला? तो अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि रोजगार आखिर है कहां जब रोजगार सीमित है। तो यहां पे रोजगार केवल और केवल सरकारी सेवा में है, रोजगार सरकारी सेवा में। यानी यहां पे आप देखें तो अब जो भी रोजगार बचे हुए हैं वह आपको सरकारी सेवा में है। अब सरकारी सेवा में रोजगार होने के कारण फिर क्या होगा? प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ेंगी, लोग सरकार को खुद करने की कोशिश करेंगे और सरकार चाहेगी डिवाइड एंड रूल, और ब्रिटिश तो इस पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। तो इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने भी भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि रोजगार के सीमित साधन थे। अब रोजगार के सीमित साधन कैसे थे? तो सभी राज्यों को तो समाप्त कर दिया गया, हड़प नीति चल रही थी, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लाया गया।
अब जो लोग उस राज्य व्यवस्था में, चाहे कोई शिल्पकार था, चाहे कोई मूर्तिकार था, कोई सैनिक सेवा के रूप में उसमें नियुक्ति था, कोई साहित्य वहां पे लिखा करता था, कोई नाटक किया करता था, कोई नृत्य किया करता था, इतनी बड़ी जन समुदाय की रोजगारें छीन गई। अब रोजगार के नाम पे कुछ नहीं बचा। अब रोजगार क्या है? या तो खेती करो और नहीं तो ब्रिटिश के यहां नौकरी करो, और नौकरी क्या? तो वही छोटे स्तर का, बहुत बड़े स्तर में सैनिक बन जाओ। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं, अब कृषि भी उतने अनुकूल नहीं, क्योंकि उसमें भी बढ़ती हुई भू राजस्व व्यवस्था, शोषण ही शोषण। दूसरी ओर ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ रही है। अब कैसे? तो कृषि के वाणिज्यीकरण होने लगे, क्योंकि उन्होंने किसानों को जबरन कर वसूली के लिए इस प्रकार से मजबूर किया कि आप नगदी फसल को पैदा करो। तो लोगों ने नगदी फसल पैदा करने लगे, गन्ने की खेती होने लगी, नील की खेती होने लगी। वह तो उनकी औपनिवेशिक हितों के लिए थी, लेकिन उससे जो ग्रामीण जनसंख्या जो थी, ग्रामीण समुदाय जो था, वह कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में दम घोट रहा था। अब वह रोजगार पाने की, क्योंकि सभी रोजगार समाप्त हो गए हैं, कुछ ही ऐसे रोजगार थे जो मजबूरी में बचे हुए थे, क्योंकि वह ब्रिटिश कर नहीं सकते थे। जैसे मोची का काम कोई ब्रिटिश करता क्या कि भारत में आकर आपके बूट पॉलिश करे? बढ़ईगिरी का काम कोई ब्रिटिश करते हैं? तो कुछ ऐसे रोजगार थे जो अभी भी बचे हुए थे, क्योंकि वह मजबूरी थी, वो ब्रिटिश कर नहीं पाते। तो इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के कारण अब यहां पे सरकारी सेवा में ही रोजगार है, और इसके लिए प्रतिस्पर्धा होंगी। अब प्रतिस्पर्धा होंगी तो अगर संप्रदाय हैं तो आपस में टकराएंगे। वे कोशिश करेंगे कि भाई हमको रख ले, वे कोशिश करेंगे कि हमको रख ले। यह तो आज के घटनाक्रम में भी आप देखते रहते होंगे कि हमेशा ही कहीं ना कहीं जात को लेकर, कहीं ना कहीं संप्रदाय को लेकर थोड़ी बहुत चलते रहती हैं, लेकिन उससे नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि आप टैलेंट को मारकर जहां उस पैटर्न पे चलोगे तो नुकसान है। तो इस प्रकार से यहां आप देखें तो यह प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चल रहा है। इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। और क्या थे जिसने सांप्रदायिकता को भारत में जन्म देने का काम किया, बढ़ावा देने का काम किया? तो चलिए और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब इसमें हम लोग देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब यह कैसे भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगा? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इसको लेकर आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई यह तो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए किया जा रहा था, आंदोलन चलाया गया, धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया, तो इसने कैसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया? इसने भी बढ़ावा दिया, क्योंकि इस धार्मिक सामाजिक सुधार के अंतर्गत विशेषकर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब यह जो धार्मिक प्रतीक थे, इन धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल किए जाने के कारण सांप्रदायिकता की और वृद्धि हुई। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जब स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा है बंगाल विभाजन के पश्चात, तो उस समय धार्मिक प्रतीकों का भी खूब इस्तेमाल किया गया। बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया के रूप में, जिसमें गंगा स्नान करना, प्रभात फेरी करना, जनगण मन का राष्ट्रगान करना, विभाजित जिलों के मूर्तियों को पूजा जाना, तो ये सब, जैसे शिवाजी उत्सव मनाना, गणेश उत्सव मनाना, ये सब एकता स्थापित करने के लिए किए गए थे। जैसे ब्रिटिश अनजाने में जनगणना के माध्यम से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए थे, तो ठीक इसी प्रकार इस सामाजिक धार्मिक
सुधार आंदोलन के दरमियान भी अनजाने में ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिया गया। अब इससे दूसरे धर्म संप्रदाय के जो लोग थे उनमें कहीं ना कहीं हीनता की भावना आने लगी। उनको लगा कि भाई ये तो धर्म प्रतीक का, अपने धर्म प्रतीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारी तो यहाँ पे पहचान ही नहीं रहेगी। या अलग अलग जो भी सुधार आंदोलन है जो धर्म क्षेत्र से रहे हैं, जैसे देवबंद, अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, तो वहीं हिंदू में आप देखें तो ब्रह्म समाज, देव समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये सारे हैं। लेकिन जो आर्य समाज ने जो शुद्धिकरण आंदोलन चलाया उसने अनजाने में ही दिया। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म सुधार के अंतर्गत भी हम लोग देख सकते हैं, तो वहां भी अनजाने में ही कम से कम इस यानी संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा। अब यहां पे एक और घटना घटित हुई जिसने भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। वह कौन सी है? तो यह है, आपको यहां पे ही मैं लिख दे रहा हूं, वह जागीरदारी व्यवस्था। अब यहां पे आपको लगेगा कि यह जागीरदारी जमींदारी व्यवस्था से क्या है भाई, इससे क्या लेना देना है? तो इससे भी है बच्चों जमींदारी। चलिए इसे भी समझ लीजिए। अब इसने कैसे बढ़ावा दिया? तो सॉरी, जमींदारी ना कहकर इसे हम लोग अगर वह देखें, यानी इसमें अगर देखा जाए तो साम्यवादी और समाजवादी आंदोलन, यानी साम्यवादी और समाजवादी आंदोलन। अब यह समाजवादी साम्यवादी आंदोलन भारत में कैसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे सकता है? तो आप देख पा रहे हैं कि 1925 के समय में साम्यवादी पार्टी 1920 से ही अस्तित्व में आने लगते हैं। 1925 तक आते आते 24 से 28 के बीच में 25 में इनकी स्थापना हो रही है, साम्यवादी दल अस्तित्व में आ रहे हैं। अब समाजवादी साम्यवादी जब आए तो भारत में क्या था कि जो जमींदार थे उन जमींदारों के अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया। अब जमींदार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संप्रदाय से थे, चाहे वह हिंदू धर्म से हो चाहे वह मुस्लिम संप्रदाय से हो, जमींदार तो अलग अलग क्षेत्र में है ही। अब इन संप्रदायों को यह लगा, इन जमींदारों को यह लगा कि यह जो आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन से तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, हमारी पहचान ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह तो समाजवादी आंदोलन है, समानता की बात करेगा, साम्यवादी आंदोलन है। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं उस रूसी क्रांति 1917 में जो घटित हुई थी उसका प्रभाव अब भारत में दिखाई देता है, साम्यवाद की लहर चलती है। अब यहां पर आते आते आप देख रहे हैं कि इसमें इन दोनों जो संप्रदाय के जो लोग थे, जो जमींदार थे, जो जिस क्षेत्र में हों, अब उन्हें लगा कि इससे बचने का एक ही तरीका है। और वह तरीका क्या है? तो वह तरीका है कि आर्थिक विभाजन की जगह सांप्रदायिक विभाजन को स्वीकार कर लो। तो इन्होंने क्या किया कि इस आर्थिक विभाजन की जगह सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। आर्थिक विभाजन की जगह सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दे दिया। तो इस प्रकार से भारत में यह जो संप्रदायवाद है, इस संप्रदायवाद का विकास होता है, इसका उद्भव होता है, यानी इसका जन्म होता है। तो भारत में संप्रदायवाद के उद्भव के कारक इतिहास के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोगों ने देखा, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने देखा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा, और साम्यवादी समाजवादी आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारत में सांप्रदायिकता का विकास होता है, सांप्रदायिकता का उद्भव होता है। अब इस सांप्रदायिकता
के अंतर्गत एक और चर्चा मैं करना चाहूंगा, वह है भारत में सांप्रदायिकता का विकास। इसे भी समझ ले, भारत में सांप्रदायिकता का विकास। अब भारत में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हो रहा है? तो एक तो हमने बतलाया कि भाई किस प्रकार से सांप्रदायिक घटनाएं घटित हो रही हैं। अब इस सांप्रदायिकता के विकास सबसे पहले देखा जाए तो कुछ मैं घटनाओं के माध्यम से इसे आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब क्या क्या घटनाएं, तो सबसे पहले देखें तो 1857 की क्रांति। अब इस 1857 की क्रांति ने कैसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया? तो यह जो 1857 की जो क्रांति हुई, इस क्रांति में दोनों ही वर्ग, दोनों ही संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ब्रिटिश का विरोध किया। भारत की पहले राष्ट्रीय क्रांति भी कही जा रही है। यह अलग बात है कि आरसी मजूमदार ने इसमें कहा कि ना तो यह प्रथम नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम है, तो उसे प्रथम नहीं माना जा रहा है, राष्ट्रीय भी नहीं और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। अब वह अलग मुद्दा है जिस पर हम लोगों ने चर्चा बहुत बार किया भी है और आगे हम लोग करेंगे भी। तो यहां पे जो हम लोग देख पा रहे हैं कि 1857 की जो क्रांति है, इसने कैसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो जब दोनों संप्रदाय ब्रिटिश का विरोध किए और बहुत तीव्र विरोध किया गया, ब्रिटिश बहुत घबरा गए थे। अब यह जो विरोध हुआ, इस विरोध का परिणाम क्या हुआ कि 1857 की क्रांति को तो रोक दिया गया, उस विघटनकारी प्रवृत्ति को रोक दिया गया, ब्रिटिश बचे रहे। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो अब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब यह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किसके साथ चल रही है? तो वह मुस्लिमों के साथ। वह कहां पे? तो शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी सेवा के क्षेत्र में। अब इन दोनों ही क्षेत्रों में आप देखें तो मुस्लिमों को कम से कम भागीदारी बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि ब्रिटिश का यह मानना था कि यह जो 1857 की जो क्रांति है, अगर उसके कारणों पर चर्चा की जाए तो एक कारण तो यह भी है कि यह मुस्लिमों के षड्यंत्र का परिणाम था। अब ब्रिटिश यह महसूस करने लगे कि यह जो 1857 की जो क्रांति घटित हुई, यह कहीं ना कहीं मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, क्योंकि हमने मुसलमानों से सत्ता छीनी है, और जब मुसलमानों से सत्ता छीनी है तो यह इन्होंने षड्यंत्र किया हिंदुओं के साथ मिलकर, और उसके बाद इस क्रांति को अंजाम दिया। तो इसलिए मुस्लिमों से दूरी बनाओ। अब दूरी कैसे बनाओ? तो इनको शिक्षा व्यवस्था नहीं दो, सरकारी शिक्षा, इनको सरकारी सेवा में मत नियुक्त करो। अब इससे क्या हुआ कि मुस्लिम पिछड़ते चले गए। लंबे समय काल तक मुस्लिमों में वह पिछड़ाव बना रहा। आगे चलकर फिर हम लोग देखें तो यह जो फेज है लंबे समय काल तक चलता है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब इससे क्या हुआ? तो सांप्रदायिकता बढ़ेंगी या घटेंगी? सांप्रदायिकता बढ़ते चली जा रही। कैसे? वो हम लोग देखेंगे। तो सांप्रदायिकता का विकास कैसे हो रहा है? तो अब मुस्लिमों को इन्होंने बाहर कर दिया। अब आते हैं 1870 के दशक में। 1870 के दशक में मुस्लिम शिक्षाविद में एक महत्वपूर्ण नाम आता है सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां। अब यह जो सर सैयद अहमद खां हैं, सर सैयद अहमद खां, अब यह जो सर सैयद अहमद खां हैं, इनको यह लगा कि इससे तो मुस्लिम और भी पिछड़ते चले जाएंगे और हमें ब्रिटिश का विरोध नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने मुस्लिमों में सुधार लाने की कोशिश की और इन्होंने यह महसूस किया कि मुस्लिम जब तक ब्रिटिश शिक्षा से जुड़ेंगे नहीं, तब तक उनमें व्यापक ग्रोथ विकास नहीं हो पाएगा।
इसलिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया, ब्रिटिश के समर्थक बने और उन्होंने मुस्लिमों को भी आह्वान किया कि आप लोग ब्रिटिश का सहयोग करो। कुछ इधर ऐसी घटनाएं अब घटित भी होने लगी थी। तो यहां पे जो नीति है वह उस नीति में थोड़े बदलाव आता है। अब मुस्लिम ब्रिटिश का सहयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे आते हैं तो आगे कुछ ही दिनों के बाद 1885 का वर्ष, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष, क्योंकि इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब यह जो स्थापना हुई तो यह अपना कुछ दिनों तक तो बड़ा ब्रिटिश के साथ तालमेल मिलाकर काम किया जाने लगा, लेकिन आगे चलकर ब्रिटिश सशंकित होने लगे। अब ब्रिटिश की जो शंका थी वह बढ़ती चली जा रही थी कि यह तो हमारे लिए खतरे की घंटी है, ये तो राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि इनको तो बोला गया था कि आप लोग कोई यहां पे राजनीतिक कार्यक्रम को मत करो, यानी धार्मिक कार्यक्रम को, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार पर ध्यान दो, लेकिन ये तो राजनीतिक कार्यक्रम करने लगे हैं। तो इसलिए अब यहां पे यह राष्ट्रवाद का विकास होता है। अब इस राष्ट्रवाद को ब्रिटिश नामकरण देना चाहते थे हिंदू राष्ट्रवाद, और इसलिए इन्होंने बोला कि यह तो हिंदुओं की पार्टी है। अब यहां पे मुस्लिमों से तुष्टीकरण की नीति किया जाएगा। जो आगे चलकर फिर देखें तो आता है 1905 का वर्ष, जब राष्ट्रवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जा रहा है। यह उग्र राष्ट्रवाद के संदर्भ में भी हम लोग देख सकते हैं। एक्सट्रीमिस्टों का प्रभाव कांग्रेस पर ज्यादा बढ़ता है, तो उग्र राष्ट्रवाद यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। अब इससे ब्रिटिश इतने घबराते हैं कि उन्होंने फिर वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेकर आते हैं। अब उनको लगता है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक इनको अलग अलग ना कर दिया जाए। अब इन्होंने यह कहना प्रारंभ किया कि यह तो हिंदुओं की पार्टी है, तुम लोग पार्टी कब बनाओगे, और यह तो विभाजन तुम्हारे लिए किया गया है। कुछ उस बंगाल विभाजन के दरमियान, स्वदेशी आंदोलन के दरमियान कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई जिसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जिसका हमने भी चर्चा किया था कि किस प्रकार से प्रतीकों का सहारा लिया जा रहा था। अब आगे चलकर इसी के बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कर दिया जा रहा है। अब यह कहा गया कि एक हिंदुओं की पार्टी है तो एक तुम्हारी भी पार्टी हो गई, और यह करजन के नेतृत्व में। अब इस प्रकार से 1906 में यानी तुष्टीकरण की जो नीति है वह अब यहां पे हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, सांप्रदायिकता को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लड़ाने का काम किया जा रहा है। और यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब सरकार ही सांप्रदायिकता को, क्षेत्रीयता को, जातीयता को बढ़ावा देने का काम करे तो उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल है। जो भारत में अभी तक ऐसी घटनाएं नहीं घटित हुई थी। इतना ही नहीं, आगे चलकर आप देखते हैं तो 1909 ईस्वी में एक एक्ट लाया जा रहा है, एक कानून पास कर दिया जा रहा है, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार यह प्रदान कर दिया गया, जिसने और भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। अब इसका हिंदुओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है, यानी कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस को हिंदू की तो पार्टी थी नहीं, वह तो भारतीय पार्टी थी, वह तो राष्ट्रवादिता की पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी है। तो अब यहां पे जब उसका विरोध किया जा रहा है तो इनमें और चेतना बढ़ती चली जा रही है, अपने संप्रदाय को लेकर, अपने पहचान को लेकर। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इस 1909 के फेज के बाद 1906 में तो लीग का गठन, 1909 में हम लोग देख रहे हैं पृथक निर्वाचन का अधिकार। उसके बाद फिर आप देखें तो 1910-11 का जो वर्ष है, इसमें देखा जाए तो वर्ष 1910-11 के वर्ष में, यानी 1910-11
का जो वर्ष है, इसके बाद का जो समय है, इस समय में आप देख पा रहे हैं कि मुस्लिमों में कुछ प्रगतिशील तत्व उभर कर आते हैं। तो यह प्रगतिशील तत्व हैं जो समझ पाए, ब्रिटिश की नीति को समझ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यह तो लड़ाने का प्रयास है, इसलिए हम लोगों को मिलकर रहना चाहिए। तो कुछ प्रगतिशील तत्व मुस्लिमों में आते हैं। उसके बाद फिर आप घटनाक्रम को देखें तो वर्ष 1914 से 18, अब यह जो समय है यह प्रथम विश्व युद्ध का समय है। अब इस प्रथम विश्व युद्ध के समय में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं, क्योंकि अब यहां पे पुनः जो प्रगतिशील तत्व थे अब यह एक्टिव होते हैं और पुनः हिंदू मुस्लिम एकता हमें देखने को मिलती है। और यह जो हिंदू मुस्लिम एकता है, यह हिंदू मुस्लिम एकता को हम कहां देख पा रहे हैं? तो वर्ष 1916 के उस लखनऊ अधिवेशन में, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन के अधिकार को एक्सेप्ट कर लिया। यह कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी, जो आगे चलकर कांग्रेस को महसूस भी हुआ वर्ष 1927 में। तो इसे कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, हिंदू मुस्लिम एकता कायम हुई। इसी समय कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई, जैसे आप देखें तो 1900 यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहां पे हिंदू मुस्लिम एकता तो हमें दिखाई दे रहा है, जिन्ना उसके प्रणेता बनकर आते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के पुरजोर समर्थक के रूप में जिन्ना आते हैं। उधर आपको देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, इन सब के प्रयास से फिर से भारत में उस सांप्रदायिकता को दूर करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ठीक इसके बाद कुछ घटनाएं, यह जो एकता है वह बनी रहती है। और यह एकता हमें कब तक दिखाई दे रही है? तो यह सांप्रदायिक जो विकास के हम संदर्भ में बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता के विकास के संदर्भ में, तो यह हमें दिखाई दे रहा है 1919 में, जब एक आंदोलन चलाया जा रहा है और वह आंदोलन है खिलाफत आंदोलन। उस समय पुनः हिंदू मुस्लिम एकता फिर से मजबूत हुई, जो कंटिन्यू चला आ रहा है। उसके बाद 1920 में यह जो एकता है वह शिखर पर पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का यहां पे प्रारंभ होता है। लेकिन इसके पश्चात जैसे ही आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है 1922 में, सांप्रदायिकता पुनः बढ़ती नजर आ रही है। अब यहां पे सांप्रदायिकता का फिर विकास होता है। वह कैसे? तो गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब गांधी के आंदोलन के स्थगित करते ही गांधी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। गांधी को राजनीतिक रूप से असफल करार दिया जाने लगा, क्योंकि एक छोटी सी घटना जो 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी चौरी चौरा में, इस घटना के कारण इस बड़े आंदोलन को, अखिल भारतीय आंदोलन को, इसको स्थगित किया गया था। और इसके स्थगित करने के साथ ही अब देश में सांप्रदायिकता भी हमें दिखाई दे रही है। हमने बात किया था कि जैसे जैसे राष्ट्रवाद का विकास होगा वैसे वैसे संप्रदायवाद का विकास होगा। राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, इसके साथ साथ संप्रदायवाद। राष्ट्रवाद यहां पे बढ़ा 1885 में, इसके साथ साथ संप्रदायवाद। राष्ट्रवाद यहां पे बढ़ा, संप्रदायवाद अलग रूप में। राष्ट्रवाद यहां बढ़ रहा है, यहां तक आते आते संप्रदायवाद। तो इसको लेकर गांधी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे और इसके लिए गांधी को जिम्मेदार बताया जाने लगा। अब गांधी को जिम्मेदार कैसे? तो उसके लिए मुस्लिम लीग यह आरोप लगा रहा है कि भाई आपने जानबूझकर असहयोग आंदोलन को चलाया था हमारी आंदोलन को कमजोर करने के लिए, क्योंकि आप अगर खिलाफत आंदोलन को ही चलाते तो शायद वह सफल होता। लेकिन खिलाफत तो अलग आंदोलन था, जिस खलीफा की ये वकालत कर रहे थे वह खुद खलीफा ही उस खिलाफत के पद को त्याग दिया। तो ना रहा खलीफा
ना रही खिलाफत। वह खुद तुर्की उसको आधुनिकीकरण कर दे रहा है मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहां अब आप देखें तो गांधी को सफल करार दिया जा रहा है। गांधी को यह माना जा रहा है कि भाई आपने जानबूझकर कमजोर किया। उधर जो अन्य जो हिंदू पार्टियां जो हैं वे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर खिलाफत जैसे धार्मिक मुद्दे को इस राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय मंच से स्थापित कर दिया। क्या मतलब था? तो इस प्रकार से अब यहां पे सांप्रदायिकता उतनी ही तीव्र गति से बढ़ती नजर आ रही है। आगे चलते हैं तो इसी जो अब एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था, इसी दौर का यह परिणाम था कि 1925 में आरएसएस का गठन हो जा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब यहां पे दोनों अब उग्र होते चले जा रहे हैं। अभी यह जो स्टेज है, यह स्टेज सेकेंड स्टेज में ही है कि जहां धार्मिक हित भिन्न लेकिन गैर धार्मिक हित समान, तो अभी उसी स्टेज में है। लेकिन अब उस स्टेज से अब आरोप प्रत्यारोप बढ़ते चले जा रहे हैं। 1927 का वर्ष जो है वह वर्ष, नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं तो 1927 के वर्ष को देखा जाए तो जो वर्ष 1927 का जो वर्ष है, इस समय जिन्ना महोदय थोड़े एक्टिव रहते हैं। वे हिंदू मुस्लिम एकता के पुरजोर समर्थक के रूप में फिर से उभर कर आते हैं और इस समय वह बोलते हैं कि क्या हम एक हवा में सांस नहीं लेते हैं? क्या एक मिट्टी से उपजे अनाज को नहीं खाते हैं? क्या एक नदी से निकले जल को नहीं पीते हैं? तो हम फिर अलग कैसे हैं? हिंदू मुस्लिम अलग कैसे? लेकिन ठीक इसी समय साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है और साइमन कमीशन को लेकर, क्योंकि अब यहां पे साइमन कमीशन को लेकर विरोध किया जा रहा है, वह विरोध मुस्लिम लीग ने भी किया, सभी लोगों ने किया, सभी पार्टियों ने किया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, जो बरकेन हेड की एक चुनौती थी, जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। अब यहां पे सांप्रदायिकता कैसे बढ़ रहा है? तो इस नेहरू रिपोर्ट के दरमियान, यानी वर्ष 1928 के दरमियान यह बातें कही जा रही है, जिन्ना के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है। यानी कांग्रेस ने जो 1916 में जो गलतियां की थी, जो इसने पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया था, अब उसे वह अस्वीकार कर देता है। जिन्ना को भी बोलता है कि आप भी इसे अस्वीकार करो। जिन्ना बोलते हैं कि ठीक है, चलो मैं इसे अस्वीकार करता हूं, लेकिन भैया हमारी भी कुछ मांगे हैं, हमारी भी कुछ शर्त है। मैं भी नहीं चाहता हूं पृथक निर्वाचन, क्योंकि हम लोग अलग कहां हैं, तो हमें क्या जरूरत है अलग निर्वाचन की, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। अब क्या शर्तें जिन्ना ने रखी? तो जिन्ना ने यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण जो शर्त है, मैं उसका चर्चा कर रहा हूं, ऐसे तो और भी शर्तें थे कि 1/3 सीट हमें केंद्रीय विधानसभा में चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या रखा जिन्ना ने कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाए, यानी जो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा, सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में। तीसरी बात इसमें क्या कही कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वह केंद्र के बजाय प्रांतों को दे दी जाए। तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र के बजाय अब वह राज्यों को मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहां जो हम सांप्रदायिकता को देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से भारत में यह सांप्रदायिकता आपको 1927 के चरण तक हमें नजर आता है। अब इसके बाद आप देखें तो यह सांप्रदायिकता और कैसे बढ़ रही है। अब आते हैं 1932 का वर्ष। 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की जाती है। सांप्रदायिक पंचाट, अब यह जो सांप्रदायिक पंचाट है, इस सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत
आप देखते हैं कि यहां तक आते आते जो मुस्लिम लीग के जो भी मांगे थीं, वह मुस्लिम लीग के सभी मांग स्वीकार कर लिए जाते हैं। अब यहां पे मुस्लिम लीग के सभी मांग स्वीकार कर लिए गए। अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के पास मुद्दों की कमी हो गई। अब जब कोई मुद्दा ही नहीं रहा तो अब क्या मांगेंगे? अब मुद्दों की कमी हो गई। अब यह कैसे सांप्रदायिक पंचायत ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया। तो अब इसी समय यह जो मुस्लिम लीग के जो सभी मांगे मान ली गई ब्रिटिश के द्वारा, और जब मुद्दों की कमी हो जाती है तो ठीक इसके आगे 1937 का चुनाव होता है। यानी आप देखें कि कैसे इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। अब जब 1937 का चुनाव होता है तो मुस्लिम लीग के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कैसे चुनाव लड़े भाई। अब इस प्रांतीय चुनाव 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को शर्मनाक पराजय होती है। कांग्रेस बहुत सारे राज्यों में सरकारें बना ली। अब इसका असर जो है 1937 के चुनाव पर पड़ता है, और जब चुनाव पर पड़ता है सरकार में मुस्लिम लीग नहीं आ पाती है, तो एक नया युग स्टार्ट होता है, जो युग है जिन्ना, सावरकर, गोलवलकर। अब एक नए युग, यानी अब यहां धीरे धीरे थर्ड स्टेज में सांप्रदायिकता जा रहा है कि एक दूसरे के अस्तित्व को ही समाप्त करो, तभी बचे रह पाओगे। अब यहां पे प्रश्न यह उठता है, एक प्रश्न यहां से बनता है कि 1937 के चुनाव भारत में सांप्रदायवाद के विकास में एक भू चिन्ह साबित होता है। यानी 1937 का जो चुनाव है वह भारत में संप्रदायवाद के विकास में लैंडमार्क साबित होता है। कैसे, चर्चा करें। अब आप देख सकते हैं, अब इस प्रकार से ये लोग उभर कर आते हैं। अब जो भी चुनाव होगा, यानी सभी पार्टियों के द्वारा अब क्या होगा, जनाधारों पर पकड़ बनाने की कोशिश की जाएगी। चुनाव तो तभी जीता जाएगा ना। भारत में सांप्रदायिकता आज भी उसी रूपों में दिखाई देंगी। ज्यादा इलेक्शन के टाइम में आप देखते हैं, अभी हाल फिलहाल दिल्ली की घटनाओं को आप देख सकते हैं। तो अब यहां पे आगे हम लोग जब आते हैं तो आते हैं 1940 के दशक में। अब यह जो 1940 का दशक है, यह सांप्रदायिकता थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। यानी एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करके ही अपने अस्तित्व को बचाया जा सकता है। अब यहां पे आते आते पृथक पाकिस्तान की मांग कि भाई एक रहिए नहीं सकते हैं, एक रहा ही नहीं जा सकता है। आप अलग, हम अलग, आपके राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हित अलग, हमारे राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हित अलग, यानी एक नहीं रहा जा सकता है। अब यहां से पाकिस्तान की मांगे उठने लगती हैं। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि अब जो बैठकें जो आयोजित की जा रही हैं, वह बैठकें आपको धार्मिक केंद्रों में, मंदिर में, मस्जिद में, मदरसों में, गुरुद्वारा में, तो इस प्रकार से यानी जनाधार को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इधर मुस्लिम लीग चुनाव हार चुकी थी। अब यहां पे जो सांप्रदायिकता है, अब यहां देखें एक संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो इस जगह तक आते आते और जो सांप्रदायिकता जो बढ़ा और जो सांप्रदायिकता ने भारत का विभाजन कराया, उसके लिए केवल हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग ही जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि अगर जिम्मेदार थे तो कांग्रेस भी कम नहीं और ब्रिटिश भी कम नहीं, क्योंकि दोनों मुख्य दर्शक बने रह गए। कांग्रेस ने क्यों नहीं रोकी उनको कि भाई ऐसे मत करो आप, ब्रिटिश क्यों नहीं रोके? चलो ब्रिटिश का तो माना जा सकता है, जैसे कहा जाता है ना कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी विभत्स घटनाओं को अंजाम देने में जो ब्रिटिश की जो नीति जो थी, अलगाववाद की नीति, तो ब्रिटिश चुप रहकर बहुत कुछ कर दिया।
और जर्मनी बहुत कुछ करके उस युद्ध को अंजाम दिया। तो इसी तरह यहां पे कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों ही साइलेंट रहते हैं। अब यहां पे इन सबका खेल चल रहा है। अब ठीक इसी समय एक और घटना घटित होती है और वह होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की प्रारंभ 1939 to 45। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो अब इसमें ब्रिटिश को भारतीयों से सहयोग चाहिए था। वह सहयोग कैसे? कांग्रेस तो देने से रही है। अब क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने भी रिजाइन मार दिया 1939 में, अब ब्रिटिश को सहयोग चाहिए था भारतीयों के, तो उन्होंने इस सांप्रदायिक खेल को और खेला और मुस्लिमों से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। अब यहां पे मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। अब खुश करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? तो मुस्लिम लीग से इनको समर्थन प्राप्त करना था और इसके लिए सांप्रदायिक मांगों के समक्ष, जो उनकी सांप्रदायिक मांगे थी, उसके समक्ष ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे घुटने टेकते चली जाती है। अब कैसे घुटने टेकी? तो उसका एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव, जो इस क्रिप्स प्रस्ताव के समक्ष ब्रिटिश घुटने टेकते नजर आते हैं सांप्रदायिक मांगों के समक्ष, जिसमें विभाजन को स्वीकार कर लिया गया, जो पृथक पाकिस्तान की जो मांगे थी। इसी प्रकार 1945-46 का फिर चुनाव आया। तो अब आगे 1945-46 का जो चुनाव है, इसने पुनः सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, इसने पुनः सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, इसने पुनः सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो यह जो 1945-46 का जो चुनाव है, अब सभी पार्टियां अपने आप को तैयारी कर चुके थे कि चाहे जैसे भी हो, जीतना तो है ही, दंगा हो तो हो। अब इस प्रकार से यहां पे ब्रिटिश खेल खेल रहे हैं वेवल योजना के माध्यम से, जिसमें वेवल योजना आता है। अब इस वेवल योजना में, क्योंकि यह जो चुनाव हो रहा है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, स्थिति बदली, ब्रिटिश का जो अधिकार था वह अधिकार भी ढीला पड़ा। जो अभी तक विश्व एक ध्रुवीय था वह दो ध्रुवीय हो गया, जो यूएसएसआर और अमेरिका में विभाजित हुआ। ब्रिटेन के अस्तित्व का जो संकट था वह उत्पन्न हुआ। अब ऐसी स्थिति में वे अभी भी भारत को खोना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर इनकी यह कोशिश है कि खोए भी तो अब उस रूप में नहीं, क्योंकि अब यहां पे स्थिति परिवर्तित होती है। अब जो 45-46 का जो चुनाव था, जो क्रिप्स मिशन में इन्होंने जो मुस्लिमों को जो यानी वीटो का जो अधिकार दिया 1940 में, अब यह अधिकार इनके लिए भारी पड़ रहा था। और वह भारी कहां पड़ रहा है? तो वह वेवल योजना में देखा जा सकता है। जब वेवल योजना में यह बातें की जाती हैं कि अल्पसंख्यकों को बहुमत के संवैधानिक प्रगति को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, कि अल्पसंख्यक बहुमत के संवैधानिक प्रगति को रोक पाए। अब यहां पे जो वेवल योजना है, इस वेवल योजना में यानी यह कहा जा रहा है कि अब अल्पसंख्यकों को बहुमत यानी बहुसंख्यक के संवैधानिक अधिकारों को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। अब इससे मुस्लिम लीग और चिढ़ गई और बोली कि ऐसे कैसे चलेगा भाई, कैसे कोई अधिकार नहीं है, हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए और तुम कह रहे हो कि हो ही नहीं सकता है, हम अल्पसंख्यक हैं तो प्रगति को नहीं रोक सकते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव हुई, कांग्रेस की जीत होती है, मुस्लिम लीग की भी जीत होती है। अब ऐसे समय में आपको क्या आ रहा है? तो कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। अब यह जो 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना है, इस योजना ने, क्योंकि अब यह जो वेवल योजना में जो घोषणा की गई कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के संवैधानिक प्रगति को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, और जब दोनों ही पार्टियां जीत कर आए इस चुनाव में, तो इस चुनाव से अब यहां पे खूनी खेल प्रारंभ हो गया। और खूनी खेल प्रारंभ होता है तो आगे चलकर कैबिनेट
मिशन योजना आता है और इस कैबिनेट मिशन योजना में भारत का जो विभाजन है उस विभाजन को स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार से रक्त रंजित घटनाएं घटित होने लगी। और इसी के समक्ष जो भारत के विभाजन को भारत के इस विभाजन को, क्योंकि यहां पे कहा गया था कि भाई अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के प्रगति को रोकने के, संवैधानिक प्रगति को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी संदर्भ में कैबिनेट मिशन योजना जब आया तो इसने जो पृथक पाकिस्तान की जो मांग थी उसे इसने रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट मिशन योजना में बोला कि भाई नहीं, भारत का विभाजन नहीं। क्यों? तो इनको डर था कि बगल में यूएसएसआर है और वे मजबूत भारत चाहते थे कि वे कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहे। अब उसके बहुत लंबी कहानियां हैं। तो अब जब इसको अस्वीकार कर दिया जाता है, सरकार इधर बन गई कांग्रेस की, अंतरिम जो मंत्रिमंडल सरकार जो है वह स्थापित होने लगी। अब यहां पे मुस्लिम लीग के द्वारा अब उस थर्ड स्टेज के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाया जा रहा है सांप्रदायिकता का, और यहां पे डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत कर दी जा रही है और दंगे प्रारंभ हो गए। इस दंगों से अब ब्रिटिश ही नहीं, कांग्रेस को भी यह लगने लगा कि अब भारत में एक नहीं रहा जा सकता है। यानी सांप्रदायिकता इस स्तर तक पहुंच गई थी। जिस राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया, ठीक वहीं संप्रदायवाद ने मानवता को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया और उस अखंड भारत को विभाजित कर दिया। तो यह संप्रदायवाद का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है और आज हम लोगों ने इसके उस इतिहास क्रम पर ध्यान दिया। इसे हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से भारत में संप्रदायवाद का विकास हुआ और किस प्रकार से सांप्रदायिक घटनाएं घटित हुई, इसके क्या कारण रहे, इसका कैसे विकास हुआ, संप्रदायवाद क्या था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।